राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुनगुन एंड यस आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग, जिसमें ये सिर्फ बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए है। 10th स्टैंडर्ड वालों की मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी अभी एक हफ्ते पहले और उसका रिस्पॉन्स सच्ची में बहुत अच्छा गया है। तो उस पर कुछ कमेंट्स भी आए थे किस चीज़ से रिलेटेड, लाइक उन्हें टिप्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज कि उन्हें लास्ट फ्यू डेज़ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड की थी शॉर्ट्स में, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं आपका ये व्लॉग 8 तारीख के बाद ही डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और 8 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। फाइनली वो डन हो चुका है। सो अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ अपना नया कंटेंट, टिप्स फॉर लास्ट फ्यू डेज फॉर बोर्ड एग्जाम्स जस्ट फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो यस, बी हैप्पी और स्टे कॉन्फिडेंट। कुछ नहीं होगा भाई। जिन लोगों ने सबसे पहले अपने नोट्स बना रखे हैं उन वो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और जिन्होंने नहीं बना रखे भाई, वो अब प्लीज़ बनाने में मत लग जाना, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी आप लोगों के पास नोट्स बनाने के लिए लिटरली जरा सा भी टाइम नहीं है। कुछ दिन में आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, मैक्सिमम 10 डेज, शायद 10 डेज 15 डेज, मेरे को डेट शीट नहीं पता है, मैंने देखी नहीं है। सो यस, तो अभी आप अपने नोट्स तो बनाने मत लग जाना, बिल्कुल भी आप लोगों को नोट्स बनाने में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं यार, कहाँ तक नोट्स बनाओगे अब। तो उसका एक ऑप्शन है मेरे पास, वो मैं बाद लास्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखें, क्योंकि जो बच्चे मतलब बिल्कुल सीरियस हैं बोर्ड्स के लिए वो लास्ट तक टिके रहेंगे, आई नो। और जो बच्चे सीरियस नहीं हैं वो भाई जा सकते हो, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, पास हो, अगर आप लोगों को पास भी होना है ना तब भी देख लो, और टॉप करना है तो ज़रूर देख लो, ठीक है। इससे पहले तो आप लोगों के नोट से पहले तो इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। भाई कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें अपना सिलेबस ही नहीं पता, प्री बोर्ड्स देने भी गए होंगे तो उन्हें बराबर वाले से पूछा होगा कि भाई प्री बोर्ड्स में क्या हाल है। मेरी क्लास में भी थे यार ऐसे बच्चे, इतनी वो नहीं है, टेंशन नहीं है। मैं भी बताती थी बच्चों को कि भाई हाँ ये टॉपिक्स आ रहे हैं, वो लोग पूछ पाछ के कहीं ना कहीं से कर देते थे प्री बोर्ड्स। बट यस, सो अभी हम फोकस करते हैं टॉपिक पे। तो अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ, और डिटेल्स चाहिए तो आप लोग गूगल बाबा हम जिंदाबाद उनके पास जाइए और सर्च कीजिए अपना सिलेबस हर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बोर्ड्स में कुछ काम नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अभी जिनके पास नोट्स हैं तो वो तो रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नोट्स से रिवाइज नहीं करना है तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन होगा जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया तो वो उस एंड को ज़रूर देख लेना भाई, मिस मत कर देना, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा आप लोगों के साथ, मैं सच बता रही हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट वाइज टिप्स। जो टिप्स क्या, पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता देती हूँ कि आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है। शॉर्ट में सिलेबस सारा बता देती हूँ। डिटेल्स आप लोग कहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्वियसली गूगल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम हिंदी का स्टार्ट करते हैं। हिंदी क्योंकि मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट, जितना ईजी सब्जेक्ट हिंदी हो सकता है ना, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ होगा। तो हिंदी में आप लोगों के सबसे पहले तो एक आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा अपठित काव्यांश, ठीक है। तो उसमें आपके मोस्टली एमसीक्यूज ही होते हैं, काव्यांश में भी और गद्यांश में भी, दोनों में आपके एमसीक्यूज ही होते हैं। सेक्शन ए में सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे सेक्शन बी, सेक्शन 2, तो उसमें आपका व्याकरण का पार्ट आएगा। व्याकरण में क्या आने वाला है, वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अलंकार कौन कौन सा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण। ये 5 अलंकार आपको अच्छे से करना है, और सब आपको इस तरीके से मिलेंगे कि एक एक क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो मतलब कि आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आपको जो नहीं आता उनमें से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चॉइस मिलेगी। एमसीक्यू में भी चॉइस मिलेगी व्याकरण में, ठीक है। सेक्शन 3 आपका होगा लिटरेचर का पार्ट, यानी कि जो क्षितिज का, और जो क्षितिज की बुक और जो आपकी दूसरी बुक थी मैं उसका नाम भूल गई गाइस, पता नहीं, जो भी थी उस, वो दोनों लिटरेचर बुक्स का आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अच्छे से करना है, यानी कि एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। एनसीईआरटी अगर आपने हिंदी की अच्छे से पढ़ ली ना, आप सारे क्वेश्चन आंसर बना के लिख दोगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ी ना, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनको अच्छे से कर लो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिए गाइज, मैं सच बता रही हूँ, हो जाएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आप आंसर्स लिखोगे तो उनमें सारी डिटेल्स आ जाएगी चैप्टर की, जो कि इनफ होगा। डन। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा क्षितिज से, गद्यखंड से और काव्यखंड से, दोनों से एक एक गद्यांश आने वाला है, जिसमें और क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके पास 4, दोनों में, गद्यखंड में भी और काव्यखंड में भी 4-4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन की चॉइस होगी, यानी आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ओके। उसके बाद सेक्शन 4 आपके पास होगा अनुच्छेद और पत्र लेखन का, यानी कि जो लिखने वाला पार्ट होता है उसमें आपको अनुच्छेद मिलेगा, पत्र मिलेगा, ईमेल मिलेगा, सब
बायोडेटा बनाना होता है ना, वो मिलेगा और विज्ञापन मिलेगा। गाइस विज्ञापन में मैं बता रही हूँ आप लोगों को कुछ भी कलर्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कलर्स लेके गए तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कलर्स का बोर्ड्स में अलाउड नहीं होता है। तो आप लोग कलर्स मत लेके जाइएगा। बाकी बचा क्या, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। अगर आप लोगों ने पेंसिल यूज़ की तो बेटर, अगर आपने ब्लैक पेन से बनाया विज्ञापन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। मैं खुद अपना ब्लैक पेन से बना के आई थी, उसमें थोड़ा ब्लू पेन से हाईलाइटिंग वगैरह की थी। बाकी आप लोग ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ कीजिए, वो बेस्ट है। उसके बाद बायोडेटा और ईमेल वगैरह ये सब आप लोगों ने आई थिंक अच्छे से कर ही लिया होगा। बायोडेटा और ईमेल में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पत्र और अनुच्छेद होगा, वो आप लोग कर ले अच्छे से। देन ये हमारा हिंदी का सिलेबस था जो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हिंदी में बस आपको एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, और बाकी इसकी व्याकरण की प्रैक्टिस और अनुच्छेद वगैरह की प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर कीजिए। और जो गद्यांश और ये हैं काव्यांश, इनको भी रेगुलर, मतलब रेगुलर तो नहीं, 1-2 दिन में छोड़ छोड़ के एक एक प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो बेस्ट है, ठीक है। तो अभी अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश की डिमांड आई थी मेरे पास कमेंट बॉक्स में, तो लेट्स कंटिन्यू। इंग्लिश में आपके सबसे पहले होंगे 2 पैसेज, ठीक है। उनको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है भाई। इंग्लिश के पैसेज के लिए मैं बोल रही हूँ आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर इंग्लिश के पैसेज की प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की तो मे भी आप उसमें वीक रह सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के मार्क्स आंसर पैसेज में ही डिटेक्ट होते हैं, जितना मुझे पता है, ठीक है। मेरे भी उसमें ही गए हैं, आई नो। तो इसीलिए आप लोग आंसर पैसेज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए। रेगुलर एक आंसर पैसेज तो ज़रूर सॉल्व कीजिए, एक तो करना ही होगा। देन उसके बाद सेक्शन भी मिलेगा ग्रामर का। ग्रामर में आपके टॉपिक्स आएंगे डिटरमाइनर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और स्पीच। ये 5 टॉपिक आपके पास हैं, इनको अच्छे से करना भाई। आप लोग सच्ची बता रही हूँ, ग्रामर अगर आप लोग सेंस के हिसाब से भी देखो ना, मतलब लाइक थोड़े बहुत रूल्स बताओ, थोड़ा बहुत सेंस भी लगाओ, तो आपकी ग्रामर सॉल्व हो जाती है। इतना कुछ टफ नहीं है ग्रामर में, ठीक है। तो ग्रामर तो ईजिली आप लोगों की हो जाएगी, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके तो जाना पड़ेगा ना। उसके बाद आपको तो कुछ गैप, मैंने जैसा सिलेबस देखा आप लोगों का, तो उसमें गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज शायद दे रखी हैं। तो आप लोग अपने टीचर से कंफर्म कीजिए, या फिर पता कीजिए कि गैप फिलिंग और ये एडिटिंग वगैरह हैं सिलेबस में या नहीं है। अगर हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इनमें भी मार्क्स डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि है या नहीं है। अगर है तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर भी आएगा आपका, और एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा। 2 चीज़ आनी है आपके लिखने में, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस मतलब कि हाँ, आप लोगों को सेंस वगैरह के हिसाब से तो पता चल ही गया होगा, और पूरे साल में आप लोगों ने इतनी बहुत प्रैक्टिस तो करी होगी। बैक बेंचर्स ने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा लिटरली यार। इतना तो सब में सेंस होता है कि क्या बना के लिखना है, कैसे लिखना है। 5-5 नंबर के शायद आएंगे ये, तो इस पर आप लोग थोड़ा बस ये देख लेना कि आप लोगों को लिखना क्या है। जब आप लिखना स्टार्ट करो ना, तो अपनी जो रफ नोट, मतलब एक बैक साइड ले लेना, पेज जो आपकी कॉपी मिलेगी उसका बैक साइड लो, और जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, उन पॉइंट्स को पहले नोट डाउन कर लो। मैंने ऐसा नहीं किया था, बट अगर मैं ऐसा करती तो शायद, मतलब मेरे मार्क्स मुझे नहीं लगता कटे होंगे, और अगर मैं ऐसा करती तो शायद, और अगर कटे भी हों और मेरे को नहीं पता, अगर मैं ऐसा और ज़्यादा अच्छे से करती तो शायद मेरे मार्क्स नहीं कटते। अगर कटे हैं तो, और अगर नहीं कटे हैं तो इट्स गुड, क्योंकि मैंने नहीं लिखे थे पॉइंट्स, क्योंकि मुझे सब रिमेंबर थे कि मुझे कब क्या लिखना है। अगर आप लोगों को अच्छे से रिमेंबर हैं, याद है, तो आप मत लिखिए। और अगर आपको याद नहीं रहता है कि मैंने पहले क्या सोचा था फिर बाद में क्या सोचा था, लेकिन सीक्वेंस याद नहीं रहती है, तो पहले रफ पेज पे सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, एनालिटिकल पैराग्राफ के भी और फॉर्मल लेटर के भी। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपके मैप्स, चार्ट्स और ग्राफ, इन 3 बेसिस पे आपके पैराग्राफ आ सकते हैं। यानी आपको एक मैप दे दिया, उसके बेसिस पे लिखने के लिए चार्ट दे दिया या ग्राफ दे दिया, इन सब के बेसिस पे लिखने के लिए आपको आ सकता है, या फिर रेगुलर चीज़ों के बारे में लिखने को भी आ सकता है। देन उसके बाद आपकी लिटरेचर पार्ट आ जाएगा, जिसमें आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक ड्रामा से, ड्रामा या प्रोज वाले सेक्शन से, और एक आएगा आपका पोएट्री वाले सेक्शन से। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट फ्लाइट में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेगा। ऐसे ही फुटप्रिंट्स में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे और 1 क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा। और यही था हमारा इंग्लिश का सिलेबस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गाइस, इंग्लिश में आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ टफ नहीं है इंग्लिश। बस रिवीजन करो, और एनसीईआरटी पे, मतलब लिटरेचर अगर करना है तो एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। बाकी प्रैक्टिस में आपको क्या लाना है, आंसर पैसेज मेनली। आंसर पैसेज तो गाइस सच बता रहा हूँ रेगुलर करो, क्योंकि आंसर पैसेज टफ आता है, सच में टफ आता है, आंसर पैसेज सच में टफ आता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर कीजिए। उसके बाद आपका क्या है, ग्रामर, उसका तो आप एक दिन पहले सारे रूल्स पढ़ लेना, सब हो जाएगा। और फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, ये भी आप लोग में भी कर ही लोगे, क्योंकि पॉइंट्स को एक बारी बस टॉपिक आपको पता चल गया ना कि क्या है, तो आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स बनने चाहिए। तो आप लोग उन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना कि जैसे वैसे टॉपिक्स इतने टफ नहीं आते हैं, टॉपिक्स आपको रेगुलर टीज जो होती है ना उन पर ही मिलते हैं, यानी कि जो चीज़ें रेगुलर चल रही होती है आपकी लाइफ में ऐसे ही मिलेंगे, डोंट वरी, इतना कोई हार्ड टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला है। देन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स का काफ़ी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, वेल आते तो पूरी होगी है, सो डोंट वरी। तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन पे फोकस कीजिए गाइस। मैथ्स में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था एक बच्चे का कि वो वीक है मैथ्स में, तो भाई वीक रहने की इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ ना, आप उसको फॉलो कर लो। मैथ्स में आप बिल्कुल भी मतलब लाइक कुछ नहीं होगा। मैथ्स बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली ना, सब कुछ परफेक्ट है। एनसीईआरटी पे तो यार स्टिक रहो, सच बता रही हूँ, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। एनसीईआरटी से बाहर जाने की भी कोशिश ही मत करो, क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हो सके तो आप लोग सैम्पल पेपर ले लो, या सैम्पल पेपर यूट्यूब पे या गूगल पे हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, सैम्पल पेपर से सॉल्व कर लीजिए। सैम्पल पेपर जितने आप सॉल्व करेंगे मैथ्स में तो उतना अच्छा होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथ्स के तो सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैथ्स और साइंस के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। मैथ्स और साइंस में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उससे आप लोग को पता चलेगा कि लास्ट कुछ टाइम पे कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई यार, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला यार बोर्ड्स में, सच बता रही हूँ। बहुत ईजी आता है। बस एक इंग्लिश में मुझे क्या टफ लगा था, आंसर पैसेज, उसके अलावा मुझे कुछ टफ नहीं लगा। मैथ्स में भी मेरे को कुछ केस स्टडीज़ में थोड़ा थोड़ा हो रहा था डाउट सा। बाकी आप केस स्टडीज़ की भी, यस मेरे को याद आ गया, केस स्टडीज़ उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे इतना कुछ टफ नहीं होता है, आप लोग सब सॉल्व कर ले जाओगे अगर आप लोगों ने अभी भी मेहनत कर ली तो। देन आपका साइंस में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, आर एनवायरमेंट, कार्बन कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये कुछ चैप्टर हैं जो आपके आ रहे हैं। और शायद अगर मैंने एक दो चैप्टर मिस भी कर लिए हो तो आप लोग यार पीडीएफ में चेक कर लेना है, अपने टीचर से पूछ लो। जो अगर आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। साइंस में भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ईजी आता है यार। बायो में तो एनसीईआरटी पे स्टक रहो, एनसीईआरटी के डायग्राम्स अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी में बायो में मतलब जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप लोग उसके डायग्राम बना के आ जाते हो तो परफेक्ट है। मतलब आपने थ्योरी लिख दी और थ्योरी के साथ एक छोटा सा डायग्राम बता दिया, कि जैसे लंग्स का आया तो लंग्स का एक डायग्राम बना दिया, या एल्वियोली का आया एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो यार, बायो के मोस्टली डायग्राम्स आ जाते हैं, तो आप लोग डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह वगैरह, यानी ह्यूमन आई। देखो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से तो केस स्टडी आई थी, जो हमने पेपर दिया था बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी से केस स्टडी आई थी। और शायद मेरा फिजिक्स का, पूरे साइंस का सबसे टफेस्ट टॉपिक मुझे जो लगा था ना, वो इलेक्ट्रिसिटी था। मेरे को लाइट भी बहुत अच्छे से आता था, रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई सब आता था। लेकिन एक जो इस इलेक्ट्रिसिटी ने मेरा दिमाग खाया है ना, सच में बहुत बहुत ज़्यादा बकवास। तो इसमें जो पैरेलल के और सीरीज़ के जो फॉर्मूलाज थे वो मुझे याद तो थे, बट क्वेश्चंस नहीं बनते थे। तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि हमारे में तो एक ईजी सी केस स्टडी आई थी जो मैंने सॉल्व कर दी थी, ठीक है। तो उसकी कोई आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी में तो केस स्टडी आई थी, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सैम्पल पेपर खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और जो कार्बन कंपाउंड्स में सैपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन है ना, वो भी अच्छे से कर लो यार, वो इंपॉर्टेंट है, वो आती है। हमारे में भी आई थी शायद, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है। मेटल नॉन मेटल्स का और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में तो शायद जो वो था ना, टेस्ट करना था सॉल्यूशन को लिटमस पेपर से या अलग अलग कंपाउंड से टेस्ट करना था, वो चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। केमिकल रिएक्शन में तो ऐसा कुछ और है नहीं, केमिकल रिएक्शन में तो आप लोग कर ही जाओगे। बट एसएसटी रह गया आप लोगों का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक। या मेरे को पता है कि भाई एसएसटी मोस्टली बच्चों का फेवरेट नहीं होता है, और जिसका फेवरेट है ना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी फेवरेट एसएसटी नहीं था। सच बता रही हूँ, मेरा एसएसटी घंटा फेवरेट नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था एसएसटी। यार क्या ही हमें क्या करना है हिस्ट्री, मतलब उसकी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग थी, 9th की और 10th की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या करना है हमें उस हिस्ट्री को जान के भाई। अब कौन सा हम उसकी दोबारा पार्ट्स करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, व्हाटएवर। ज्योग्राफी है वो इंटरेस्टिंग है, और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वो भी, उसमें भी मज़ा आता है। लेकिन आप लोग ध्यान से करो गाइस, मेरे को मतलब क्या बताऊँ, इस हिस्ट्री का तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे खुद कम मार्क्स आए थे इस हिस्ट्री में। तो अगर आपको जानना है मेरे मार्क्स तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मेरे मार्क्स कितने थे बोर्ड्स में। और परसेंटेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई दी थी। तो यस, एसएसटी में कुछ ऐसा खास नहीं है, आप लोगों को बस रटना ही पड़ेगा यार एसएसटी में तो, और कुछ ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, एसएसटी तो रटनी पड़ेगी। तो गाइस उसको तो रट लो, मैं और कुछ टिप नहीं दे सकती हूँ आप लोगों के एसएसटी के बारे में, क्योंकि मुझे खुद नहीं बताया एसएसटी में क्या करें क्या ना करें। तो बाकी अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में सर्च जरूर करूँगी एसएसटी के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सब था आपका सिलेबस, पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली चीज़ें बता दी हैं, जो एक दो चीज़ें स्किप हो गई हैं वो आप पीडीएफ में देख लीजिए, या फिर आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अब बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अभी इस टाइम पे बोर्ड से पहले। क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने पूरे दिन को प्लान करो कि आपको सुबह कब उठना है, रात को किस टाइम जागना है, किस टाइम तक सोना है, सुबह किस टाइम जागोगे, किस टाइम सोओगे, सब कुछ आप लोगों को प्लान करना होगा। अगर आप नाइट आउल हो तो इस टाइम पे आप लोगों को मॉर्निंग बर्ड बनना पड़ेगा, मॉर्निंग बर्ड बनने का ट्राई करो। आई नो पेपर 10 बजे से स्टार्ट होता है, हमारा 10 बजे से हुआ था, आई डोंट नो टाइम चेंज हो जाए तो, लेकिन हमारा 10 बजे से हुआ था। और मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं रात को 12 बजे सोती थी, सुबह 3:30 बजे उठ जाती थी, सिर्फ बोर्ड से पहले दिन, उसके बाद नहीं।
और आई थिंक जितनी बकवास चीज़ मैंने ये की है ना, किसी को फॉलो नहीं करनी चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हैबिट है यार ये, रात को इतनी देर से सोना और फिर सुबह इतनी जल्दी उठ जाना। ठीक है, अगर आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है तो प्लीज़ रात को जल्दी टाइम से सो जाइए, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइम पे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई या अगर आपका मतलब कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के साथ, तो इस वजह से। ठीक है, अपनी स्टडी टाइम को प्लान कीजिए, मतलब कि आप किस टाइम क्या पढ़ना चाहते हो, स्टडी सेशंस में ब्रेक कीजिए, 3-3 घंटे की बैठने के लिए हैबिट डालिए कि, और सॉल्व कीजिए अपने सैम्पल पेपर्स को 3 घंटे में। टाइमर लगाइए कि आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसको अलग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और अपने पेपर से पहले दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए ताकि आपको पता चले। ठीक है, और बाकी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया। टाइम मैनेज करके चलिए, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खाना है, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी डिसिप्लिन नहीं लाए ना अपनी लाइफ में, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बोर्ड के टाइम पे भी और आगे अपनी आने वाली लाइफ में भी। सो समझ गए ना, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एनसीईआरटी मिस कर दी तो मान लो आपने सब कुछ मिस कर दिया बोर्ड्स के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अब इस टाइम पे नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या मैं ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँ, या मैं वो सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ, मेरे फ्रेंड ने तो उस वाला किया है, मैं तो एडुकार्ड का कर रहा हूँ, मैं पीडब्ल्यू का कर रहा हूँ, मुझे वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर आपको किसी की भी एडवाइस माननी है ना, तो मान के देख लो बर्बाद हो जाओगे सच में। अब कोई टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप फालतू के इतने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करो और खरीदो, कुछ भी मतलब नहीं है आप सॉल्व करने का। अगर आपके पास है कोई सैम्पल पेपर, आप उसको सॉल्व कीजिए, और मेनली फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए गाइस, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। जिन बच्चों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे मे भी उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा, और जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किए हैं गाइस, जिनके पास फुल नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो शॉर्ट नोट प्रिपेयर, क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे वो आप लोगों की। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके इस तरीके से पीछे एक दीवार है उसके ऊपर पेस्ट कर दो, मैथ्स के, बायो के और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। मेनली मैथ्स में सारे फार्मूलाज, जितने भी एक चैप्टर में जितने फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, सब चिपका दो, लिख के याद हो जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। फिजिक्स में आपकी डेरिवेशन सारी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की, जितनी भी डेरिवेशन है ना वो सब। आपको कुछ पॉइंट ऐसा है कि आपके दिमाग में फिट नहीं हो रहा, तो आप उसको भी लिख करके अपने दीवार पे चिपका दो। और बायो में डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों के नाम होते हैं ना, जैसे बहुत कंफ्यूजिंग नेम्स होते हैं, उन सबको आप बोर्ड पे मतलब अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। और क्या बचा, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस, उन सबको चिपका दो। भाई मैंने हर एक चैप्टर की ना अलग अलग लिख के केमिकल रिएक्शंस को पेस्ट किया था, सच बता रही हूँ, और मेरी बहुत हेल्प हुई थी उससे, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी सच में। मैंने पीरियोडिक टेबल भी लेके आई थी लास्ट में। मैंने ऐसे सबको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने एक ट्यूशन लगाया था साइंस का 1 महीने के लिए, लाइक 15 जनवरी को लगाया और 15 फेब को खत्म कर दिया। तो 15 उन्होंने मेरे को, सर ने बोला था कि पीरियोडिक टेबल ला के रख ले, तेरे को आगे भी काम आएगी और तेरे को याद भी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने ला के रख लिया और अपनी टेबल के सामने चिपका दी। सो यस, मेरे को याद भी हो गई है। सर आई थैंक हिम कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया। तो अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप वो भी ला के चिपका सकते हो, बट अभी नहीं, अभी आपके पास टाइम नहीं है। 10th खत्म कर लो आराम से, 11th में जब आ जाओगे तब ले आना, डोंट वरी। जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं वो तो ज़रूर ले आना, क्योंकि वरना पीरियोडिक टेबल आप लोगों को याद नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद प्रायोरिटाइज स्लीप एंड न्यूट्रिशन। आप लोग मतलब कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपने मील्स को स्किप कर रहे होंगे और स्लीप को स्किप कर रहे होंगे, टेंशन में होंगे कि उनके फर्स्ट टाइम बोर्ड्स हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। कृष्णा जी पे बिलीव करो, वो सब अच्छा करेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि मतलब अपनी नींद को और अपने खाने को स्किप बिल्कुल मत करो। अगर आप बीमार पड़ गए ना, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, आप लोगों को पेपर छोड़ दोगे तो इट्स नॉट गुड थिंग। ठीक है, जो पेपर आप फर्स्ट टाइम में दोगे ना वो बहुत ज़्यादा ईजी आएगा, जो सेकंड टाइम में दोगे वो बहुत टफ आएगा, मैं सच बता रही हूँ। तो इसी वजह से आप लोग अपनी स्लीप पे और अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके बाद अपने वीक एरियाज़ को पता कीजिए कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। उस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से सोचिए कि अच्छा मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको और प्रैक्टिस में लाता हूँ। वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशंस का। उसके बाद ब्रेक्स लेते रहिए, ये नहीं कि आप 4-4 घंटे पढ़ रहे हो बैठ के, ये कोई सेंस नहीं है। आप लोग पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए वो काम मतलब मैंने यूज़ नहीं किया आज तक, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन मेरे को उससे प्रोडक्टिव फील नहीं होता। आपका मतलब जिन बच्चों को प्रोडक्टिव फील होता है वो एक बार ट्राई करके सब बच्चे देखें, जिनको प्रोडक्टिव फील होता है उनके लिए अच्छा है, नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं। बट पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको 25 मिनट्स के लिए पढ़ना होता है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, फिर 25 मिनट्स पढ़ना होता है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। और ये नहीं कि उस 5 मिनट्स में आप लोग फ़ोन चला रहे हो या मूवी देखने लग गए या कुछ भी रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं। आप लोग को उस 5 मिनट्स में क्या करना है, काम म्यूजिक को सुनना है, या फिर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो या वॉक पे चले जाओ। वॉक पे मतलब ये नहीं कि बाहर घूमने चले गए, आपके पास टेरेस है, आपके पास रूम है खुद का, उसमें वॉक कर लो, जो आपने पढ़ा उसको रिमाइंड कर लो। ये सब होता है। अपनी मम्मी से जाके बात कराओ, कुछ खाने के लिए ले आओ, पानी पी लो, ये सब आपको उस 5 मिनट में करना है। मैं ये वाला इस तरीके से पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, 50 मिनट्स पढ़ती थी और 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी।
फिर 50 मिनट्स पढ़ती थी, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। मेरे को ये ज़्यादा स्पेसिफिक लगा, मतलब कि प्रोडक्टिव लगा, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक मतलब 25 मिनट्स में आप क्या ही पढ़ लोगे, और इतने में आपका फोकस नहीं बनता, इतने में आपका अलार्म बज जाता है कि 5 मिनट हो गए, 5 मिनट रह गए भाई, इस टाइम पे आपको ब्रेक लेना है। सो और फिर आपको ब्रेक लेने का मन और जल्दी करते हैं। तो यस, इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा चेंज लाया जाए, तो मैं 50 मिनट्स पढ़ती थी और 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। इसमें मेरा फोकस सेशन भी अच्छा बनता था, और उस 10 मिनट्स में मैंने जो पढ़ा है ना वो रिवाइज करती थी। बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत यूजफुल भी है, आप लोग ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। देन आप लोग रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो, ये नहीं कि कुछ भी सेट कर रहे हो कि आज तो मैं ना ये 5 चैप्टर कंप्लीट करके ही मानूंगा। भाई नहीं होंगे तुमसे यार, अपने हिसाब से करो। अगर तुम्हारे से एक चैप्टर भी एक दिन में निपट रहा है ना, बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े बड़े गोल सेट करने की जो आप पूरे ना कर सको। अगर आप पूरे नहीं कर पाए ना तो आपको डिमोटिवेशन होगा, फिर आप अगले दिन फिर सेट करोगे, फिर आपको डिमोटिवेशन होगा। सो ये चीज़ सही नहीं है। आप सेट करो कि हाँ मुझे 1 घंटे में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, वो चीज़ सही रहेगी। उस चीज़ को आप फुलफिल करोगे ना तो आप लोग को अच्छा फील होगा। ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, ना कि वो 5-5 घंटे के पढ़ने के लिए 5-5 चैप्टर पढ़ना। नो, दैट इज़ नॉट गुड। आप लोगों से 1 घंटे में जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़िए। ये नहीं है पर उस 1 घंटे में आप लोग फ़ोन चला रहे हो या रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई थिंक तुम लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, आप लोग वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, सच बता रहे हूँ। और इस टाइम पे आप लोग प्रेशर मत लो, स्टडी बहुत ज़्यादा मत करो। आप लोग अब सैम्पल पेपर सॉल्व करने लग जाओ, और जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं है करी है भाई, वो तुम लोग थोड़ा पढ़ लो। उसके लिए मैं तुम्हारे पास एक लिंक शेयर कर दूंगी, PW का लिंक है। भाई गजब है यार, सच बता रही हूँ, इतना गजब चीज़ कुछ नहीं है। यही है हमारी लास्ट टिप, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग से बोलती हुई आ रही हूँ कि लास्ट में आके एक टिप दूंगी, तो वो यही है, PW को फॉलो कर लो। अगर तुमने अब भी फॉलो कर लिया ना, क्योंकि अब उस पर मे भी मैराथन्स चल रही होंगी, अगर चल रही होंगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूंगी, उसका मैंने लास्ट वीडियो पे भी डाला था। और अगर नहीं भी चल रही होंगी तो शायद चल जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा गैप है बीच में। हमारे बोर्ड्स में इतना नहीं था, हमारे बोर्ड्स में 2 या 3 दिन का गैप था। मैंने सुना है कि 1 हफ्ते का गैप दे रखा है, मुझे नहीं पता, मैंने डेटशीट नहीं देखी है। सो आप लोग अगर आपके पास इतना टाइम है तो प्लीज़ फोकस करो यार, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग कर सकते हो। सो बिल्कुल शांत रह के, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा यार, कुछ बुरा नहीं होने वाला। सो यही थी टिप्स जो मुझे आज की वीडियो में देनी थी। मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया। मैथ्स के टिप में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, NCERT सॉल्व करो, दैट्स इट। सैम्पल पेपर भी जो CBSE ने रिलीज़ किए हैं वो सॉल्व करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली लगा लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, साइंस और SST में तो यार सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होता है, आप उनको लगा लो ना, सब हो जाएगा। लास्ट के 4-5 साल के सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन सबकी बार कॉम्पिटिटिव आए, क्योंकि हमारे टाइम पे भी कॉम्पिटिटिव आए थे, और उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए थे, जैसे कि 2 चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस दे दिए। तो वो चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी, और अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है ना तो सब परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। तब आपका टाइम पढ़ने का नहीं, रिवीजन करने का है। और जिन बच्चों का टाइम पढ़ने वाला है ना अभी, तो भाई थोड़ा तो मेहनत कर लो, पास हो जाओ यार एग्जाम में, यार ऐसा मत करो, पास हो जाओ। ओके, सो यही है आज की व्लॉग, आज का वीडियो। मेनली तो यार PW की मैराथन्स ले लो गाइस। आप लोगों को लगेगा टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा टाइम वेस्ट, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुबह बोर्ड के एग्जाम वाले दिन मतलब कि वेकअप करवाते हैं, वो सुबह का रिवीजन कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, सब कुछ डे में पढ़ाते हैं दोबारा से। यार इतना मेहनत कोई नहीं करता है, वो लोग कर रहे हैं तो आप लोग उन लोगों का फ़ायदा उठा सकते हो, मैं सच बता रही हूँ, और आप लोग कर सकते हो मेहनत। तो यस, मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करना चाहूँगी कि आप लोग PW की ऑनलाइन क्लासेज, आई मीन फ्री क्लासेस, वो ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे ही होंगी सब कुछ, नो टेंशन, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको 10th वालों को कोई और कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो यार, मैं वेट कर रही हूँ कि कमेंट्स का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ ये जल्दी से बता दो कमेंट में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आई एम सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के कमेंट्स जानने के लिए। और अगर आपको वीडियो में से कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बोर्ड के बाद आने के बाद बता के जाना कि दीदी मेरे को ये फ़ायदा हुआ, या मेरा नाम भी ले सकते हो, गुनगुन इज़ बेटर देन दीदी। ओके, तो आप लोग मेरे को गुनगुन के नाम से बुला सकते हो वेल। और मेरे को जल्दी से कमेंट में बताना अगर आप लोगों का फ़ायदा हो बोर्ड्स में। और प्री बोर्ड्स की वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे हैं मेरे को कि प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम रह गए और पता नहीं बोर्ड्स में भी कम रह जाएंगे क्या। अबे भाई नहीं रहेंगे बोर्ड्स में कम यार, सच में नहीं रहेंगे। लास्ट वीडियो में बताया था कि प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। आपका इंटरनल किस चीज़ से मैटर करेगा? ऑब्वियसली किसी चीज़ से नहीं। अगर आप लोग मतलब कि जो बच्चा नलायक से नलायक बच्चा भी है ना, उसके भी टीचर्स 18, 17, 16 से नीचे का भी टीचर्स नहीं जाएंगे इंटरनल में। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्कूल का रिस्पॉन्स खराब नहीं करना है। आई बात समझ में? अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो, डिसिप्लिन हो क्लास में, तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लिखे हुए हैं, मान लो मेरी बात।
तो अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स हैं। और बोर्ड्स भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब घबराने वाली बात है। नो, फर्स्ट टाइम में होता है, घबराने वाली बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको एक पेपर देना है, वो भी सिर्फ दूसरे स्कूल में जाके, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ एक पेपर देना है दूसरे स्कूल में जाके, और कुछ भी नहीं होगा। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कलर्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ एक पेन, पेंसिल, ब्लू पेन यानी ब्लू पेन, और ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर और शार्पनर। मतलब कि अगर आप मैथ्स में डायग्राम बनाने जा रहे हो, बायो में डायग्राम है, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डायग्राम्स होते हैं, जैसे सर्कल का कुछ एक्सप्लेन करना है या ट्राइंगल का कुछ एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ आप लोग क्या यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो। जितना ज़्यादा पेंसिल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। बहुत ज़्यादा क्लियर डायग्राम्स होने चाहिए आप लोगों के, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल भी मोटी पेंसिल यूज़ नहीं करना, मतलब कि अनशार्प्ड पेंसिल, बिल्कुल पेंसिल को शार्प रख के तब क्या करना है, ऑब्वियसली यूज़ करना है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यार कमेंट में बता के ज़रूर जाना आपको वीडियो में कंटेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा ना, मैं सच बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो पक्का से लेके आऊँगी कुछ नए कंटेंट पे आप 10th वालों के लिए। और ये नहीं कि काफ़ी टाइम बाद, बहुत जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मैं बिल्कुल खाली हूँ ऑब्वियसली। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताते रहो कि आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए। और 11th वालों, अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ ये वाली देख रहे हो ना, तो आप लोगों को जो कंटेंट चाहिए मैं आप लोगों के लिए वो भी ले आऊँगी। जो बच्चे अब 11th में आने वाले हैं, यानी 10th स्टैंडर्ड वाले, जिन पर उनके एग्जाम्स तो भी खत्म ही नहीं हुए होंगे, क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, जो भी है, अगर आपको चाहिए कंटेंट 11th वालों को, यानी जो 12th में आने वाले हैं, या फिर जो 11th में हैं, 11th में हैं यानी 12th में आने वाले हैं, और 11th में आने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को जो कंटेंट चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता के जाना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, 3 बार बोल चुकी हूँ ऑब्वियसली, हाँ पक्का बोल रही हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। बाय।